अच्छा गाइस, ये जो कहानी है ये कहानी मिस तानिया की कहानी है। और ये कहानी 1996-97 की कहानी है। और ये उस दौर की कहानी है जिस दौर में ये ब्लॉक 16 फेडरल बेरिया दस्तगीर में रहा करती थी। ये बताती है इनका जो घर था बेसिकली वो एक ऐसी जगह या एक ऐसी स्ट्रीट पे मौजूद था जिस स्ट्रीट के या जिसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा सा गवर्नमेंट फीमेल कॉलेज मौजूद था। ये जो कॉलेज था ये सुबह शुरू होता और दोपहर के 1, 2 और फिर 3 बजे तक मुकम्मल तौर पे खाली हो जाया करता। उसके बाद अक्सर कभी कभी यहाँ पे शाम के औकात में चौकीदार नज़र आता, जबकि ज़्यादातर हिस्सा या ज़्यादातर टाइम इस कॉलेज के अंदर कोई भी मौजूद नहीं हुआ करता था। ये जो कॉलेज है या ये जो गली है, इस गली में जो रहने वाले हैं, ख़ास तौर पे जो लोग ब्लॉक 16 में रहा करते हैं, उनको अंदाज़ा होगा कि मैं किस कॉलेज की या किस गली की बात कर रहा हूँ। खैर, ये बताती है कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरे पेपर्स चल रहे थे, और आमतौर पे जब आपके पेपर्स चल रहे होते हैं तो आप लेट नाइट या देर तक स्टडी किया करते हैं। तो वैसे ही इनकी आदत थी कि जब इनके पेपर चल रहे होते थे तो ये बताती हैं कि अक्सर ऐसा होता था कि मैं कभी कभी पूरी पूरी रात जागती थी, या कभी कभी रात के 3-4 बजे तक जागने के बाद कुछ देर के लिए सो जाया करती थी। खैर, किस्सा मुख्तसर में जाग रही थी और रात के तकरीबन 1-1:15 बजे का टाइम था। मेरा जो फोकस था मेरी कॉपियों मेरी किताबों के ऊपर था। एकदम से मुझे ऐसा लगा कि किसी के खांसने की आवाज़ आई है। अजीब बात ये थी कि ये जो आवाज़ थी ये ऊपर की तरफ से आई थी, जैसे कि हमारी छत के ऊपर कोई मौजूद हो और मुसलसल खांस रहा हो। हालांकि मेरे जितने भी घर वाले थे वो सारे के सारे या तो ग्राउंड फ्लोर पे मौजूद थे या फिर फर्स्ट फ्लोर पे इक्का दुक्का लोग थे जो कि ऑलरेडी लेट चुके थे। अच्छा, आमतौर पे जब रात के औकात में आपको इस तरह की कोई आवाज़ आती है तो आपको ये भी वहम होता है, हो सकता है जो आवाज़ है वो बराबर वाले घर से या इस तरफ वाले घर से या सामने कहीं जगह से आ रही हो। तो वैसे ही जब मुझे ये आवाज़ आई तो मैंने ये सोचा, हो सकता है कि जो बराबर वाला घर है इनकी कोई बेटी या कोई फैमिली मेम्बर छत के ऊपर मौजूद हो और जिसके खांसने की वजह से मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही हो। खैर, मैंने इस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और मैं सोने के लिए लेटने ही वाली थी कि मुझे दोबारा से ऐसा लगा कि खांसने की आवाज़ आई है। तो अब की बार जो आवाज़ थी ऐसा लग रहा था कि सामने की तरफ से, यानी जहाँ पे ये गवर्नमेंट कॉलेज मौजूद है उस तरफ से आई है। और ये इतनी वाज़ेह आवाज़ थी, ऐसा लग रहा था कि कोई जानबूझ के ना सिर्फ खांस रहा है बल्कि खांसने के साथ साथ वो मुझे मुखातिब करना चाहता है। अब कुछ सेकंड्स तक मैं खुद कंफ्यूज थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ या फिर मुझे यहीं पे रुक के मज़ीद किसी के खांसने का या इशारा देने का इंतज़ार करना चाहिए। इसी दौरानी में दोबारा से ऐसा लगा जैसे किसी ने अपने गले को दुरुस्त करने के लिए एक अजीब सी आवाज़ निकाली है। जैसे कि आमतौर पे अगर आपको नज़ला हो रहा हो या आपका गला ख़राब हो तो आप बार बार एक अजीब तरीके से ज़ोर लगा के अपने गले को सही करने की कोशिश किया करते हैं। अच्छा, अब की बार ये जो आवाज़ थी ये बड़ी वाज़ेह आवाज़ थी और ये आवाज़ इस बात की यकीन दहानी थी कि ये जो आवाज़ है ये एग्जैक्टली उस कॉलेज के नीचे की तरफ से आ रही है। कोई ना कोई है जो इस वक्त इतनी रात में इस कॉलेज के अंदर मौजूद है। इसी तजस्सुस में जब मैं आगे बढ़ी, आगे बढ़ने के बाद मैंने खिड़की के ज़रिए बाहर की तरफ झांकना शुरू किया तो ये जो कॉलेज था, अव्वल तो इतनी रात में इस अंधेरे में इसकी तरफ देखना, इसके लिए आपके अंदर बहुत ज़्यादा जज्बा होना चाहिए था। दूसरी बात यह थी कि इस कॉलेज में कहीं कहीं इक्का दुक्का लाइट्स मौजूद थी, जबकि इसका जो 90% एरिया है ये मुकम्मल तौर पे अंधेरे में डूबा हुआ था। हैरानकुन बात यह थी कि जब मैंने वहाँ से एग्जैक्टली कॉलेज के अंदर या नीचे की तरफ देखना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे सामने जो क्लासरूम मौजूद है उस क्लासरूम की न सिर्फ खिड़की खुली हुई है बल्कि ऐसा लग रहा था इस क्लासरूम के अंदर किसी ने मोमबत्ती या चिराग जला रखा है, जिसकी वजह से इस पूरे क्लासरूम के अंदर न सिर्फ रोशनी हो रही थी बल्कि इस क्लासरूम की जो सबसे आखिर वाली यानी खिड़की के साथ वाली जो बेंच मौजूद थी उस बेंच के ऊपर ऐसा लगा जैसे कोई लड़की कॉलेज के यूनिफॉर्म में बैठी हुई है और मुसलसल किताबों में कुछ देख के पढ़ती चली जा रही है। मैं बड़ी हैरान थी कि रात के इस पहर में, जबकि रात के तकरीबन 2 या फिर 2:15 या 2:30 बज रहे थे, इस लड़की का इस कॉलेज के अंदर क्लास के अंदर बैठना और बाकायदा स्टडीज़ करना ये कहाँ की हिमाकत थी। इससे पहले मैं इस लड़की के बारे में मज़ीद जान पाती या इसको मज़ीद देखती, इस लड़की ने आहिस्ता आहिस्ता करके अपने मुंह को मेरी तरफ घुमाना शुरू किया।
आप यकीन करें मुश्किल से 7 या 8 सेकंड के अंदर अंदर ये मुकम्मल तौर पे मेरी तरफ देखना शुरू हो चुकी थी। और इन 7-8 सेकंड के अंदर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ऊपर की सांसें ऊपर और नीचे की नीचे रह चुकी हैं। कुछ अजीब खौफनाक सा इस लड़की का चेहरा था और ऐसा लग रहा था इसके चेहरे पे जो आंखें मौजूद हैं उन आंखों की जगह ऐसा लग रहा था जैसे सफ़ेद सी रोशनी है जो नाकों से निकलती हुई बाहर आ रही है। या फिर आप कह सकते हैं कि इसकी जो आई बॉल्स थी ये मुकम्मल तौर पे सफ़ेद थी। और इतनी रात में इस तरह का चेहरा या इस तरह की आंखें देख के मुझे अंदाज़ा हो चुका था कि शायद ये जो भी लड़की है ये कोई इंसान नहीं है। अल्लाह जानता है कि मैंने जैसे तैसे अपने अंदर ना सिर्फ हिम्मत पैदा की बल्कि मैं वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे हटी। फिर मैंने सबसे पहले खिड़की को ज़ोरदार तेज़ रफ्तारी के साथ बंद किया और फिर मैंने जो भी कुरानी आयत या सूरतें मुझे आया करती थीं उनकी तिलावत करना शुरू कर दी। इससे पहले कि फ़जर की अजान होती नमाज के लिए मेरे घर वाले उठते मुझे आहिस्ता आहिस्ता करके ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म में दर्द होना शुरू हो चुका है। और ऐसा ही हुआ कि सुबह होते होते ना सिर्फ मेरे जिस्म का जो दर्द था वो बढ़ चुका था बल्कि अब मुझे बाकायदा बुखार की सी कैफियत महसूस हो रही थी। अल्लाह अल्लाह करके जब मैं पेपर दे के वापस आई तो मेरे बुखार में मज़ीद इजाफा हो चुका था। खैर इस वाक़े के बाद से मैंने रात में ख़ास तौर पे मगरिब के बाद इस खिड़की से उस कॉलेज की तरफ देखना छोड़ दिया था। गाइस आज की जो दूसरी स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और ये स्टोरी हमें अमर साहब ने भेजी है। अमर साहब बताते हैं इनका ताल्लुक़ इंडिया से है। ये बताते हैं जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा था वैसे वैसे मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि पढ़ाई में मेरा दिल नहीं लगता। मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं पढूं, तालीम हासिल करूं, आगे बढ़ूं, अच्छी जॉब हासिल करूं। लेकिन मैं शुरू से ही जब भी स्कूल की तरफ जाता मेरा दिल चाहता कि भाग जाऊं या इस जगह से निकल जाऊं और कुछ भी ऐसा हो जाए कि मुझे स्कूल जाना ना पड़े। ऐसे ही हुआ कि जब भी मेरा रिज़ल्ट आता तो हमेशा मैं फ़ेल हो जाता और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, बार बार हुआ, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा। और जब मैं 4 दफ़ा फ़ेल हो चुका तो जो मेरे घर वाले थे उन्होंने भी मुझे मेरे हाल पे छोड़ दिया। अब मैं पूरा पूरा दिन अपने दोस्तों में घूमता फिरता रहता, आवारागर्दी करता। गर्ज़ के उस 15-16 साल की एज में जितने भी इलाके के बुरे दोस्त थे या बुरे लड़के थे वो सारे के सारे मुझे जानते थे और मैं उन्हीं के साथ रहा करता था। इसी तरह 2-3 साल मज़ीद गुजर गए। मैं मुकम्मल तौर पे आवारा हो चुका था। मैं ड्रिंक करने लगा था और मैं वक्त के साथ साथ बुरे से बुरा होता चला जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने छोटी मोटी चोरियां भी शुरू कर दी थी और ये सब कुछ जो हो रहा था इससे मेरे सारे के सारे घर वाले परेशान थे। ये बताते हैं कि उन्हीं दिनों एकदम से जो मेरी मदर थी उनकी तबीयत ख़राब हो गई और इस कदर तबीयत ख़राब हो गई कि ऐसा लग रहा था कि उनका आखिरी वक्त आ चुका है। खैर जब वो बिस्तर मर्ग पे थी या उनकी डेथ होने वाली थी तो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की, मुझसे वादा लिया, मेरे हाथ जोड़े कि प्लीज़ ये सारे काम छोड़ दो, कोई जॉब पकड़ लो, अपना जॉब पे ध्यान दो, ख़ास तौर पे जो तुम ड्रिंक करते हो इसको छोड़ दो। उनकी ये रिक्वेस्ट मैंने मान ली और आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ड्रिंक करना छोड़ी, एक जॉब की तलाश शुरू कर दी। फाइनली मुझे एक जॉब मिली और वो जो जॉब थी वो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब थी। अब क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं थी, मेरे पास ऑप्शन नहीं थे, लिहाजा जो भी जॉब मुझे ऑफ़र हो रही थी मैंने उसको कबूल कर लिया और वहाँ पे अपने काम पे जाना शुरू कर दिया। शुरू में मुझे ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई और जब मेरी ट्रेनिंग मुकम्मल हो चुकी तो मुझे पहला जो प्रोजेक्ट दिया गया या जहाँ की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मुझे दी गई वो बेसिकली एक अबंडन फैक्ट्री थी। एक ऐसी फैक्ट्री थी जो शहर से दूर वाक़या थी और उसका जो मालिक था वो बैरून मुल्क गया हुआ था। जब मैं उस फैक्ट्री में गया तो वहाँ पे मुकम्मल तौर पे ताला लगा हुआ था, दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं था। हाँ इनका एक कज़न था जो कभी कभी वहाँ पे आया करता था और वो जो इनका कज़न था वो पंडित था और जब भी वो यहाँ पे आता था तो अपने साथ कोई पानी लेके आता था और मेरा ख्याल है कि शायद वो गंगा जल था। जब भी वो पानी लेके आता तो फैक्ट्री के चारों तरफ छिड़कता और छिड़कने के बाद वापस चला जाता। मैं जब भी उससे पूछता कि ऐसा क्यों करते हो तो मुझे नहीं बताता और कहता अपने काम से काम रखो। खैर इसी तरह मैं वहाँ पे काम करता रहा। तकरीबन 1 से 1.5 महीना खामोशी से गुजर गया। मैं सुबह 8 बजे जाया करता था और रात के 8 बजे वापस आ जाता था।
इन्हीं दिनों मुझे कहा गया कि उसी फैक्ट्री में आपने अब नाइट की ड्यूटी परफॉर्म करनी है और दिन में अब आपकी जगह कोई और आया करेगा। ये सुन के पहले मैंने एहतजाज किया, मैंने पूरी कोशिश की कि मुझे दिन में ही जाने दिया जाए, लेकिन क्योंकि मेरे पास तालीम नहीं थी, मेरे पास ऑप्शंस लिमिटेड थे, लिहाजा मैंने उनकी बात मान ली और मैंने डिसाइड किया कि उसी जगह मैं रात में चला जाया करूँगा। खैर, जब मैं रात में वहाँ पे जाना शुरू हुआ तो शुरू में सब नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही 1-2 दिन गुजरे तो अक्सर मैंने महसूस किया कि रात के 1 या 1:30 बजे ऐसा लगता है कि जैसे कोई रो रहा है और जो भी रो रहा है वो फैक्ट्री के अंदर मौजूद है और उसके रोने की मुसलसल आवाज़ आ रही होती है। 1 आध दिन तक तो मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन जब मुसलसल आवाज़ आने लगी तो मैंने डिसाइड किया कि मैं इस फैक्ट्री के अंदर जाऊंगा। मेरे पास चाबी ऑलरेडी मौजूद थी, अंदर जाके चेक करूंगा कि कौन है जो रो रहा होता है या करा रहा होता है। हालांकि मुझे यही बताया गया था कि इस फैक्ट्री में कोई नहीं रहा करता। खैर, एक रात जब मुझे मुसलसल रोने की या कराहने की आवाज़ आ रही थी तो मैं फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गया, और जैसे ही मैं फैक्ट्री के अंदर दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि वहाँ पे दूर दूर तक कोई मौजूद नहीं है। अब मैं देख के हैरान हुआ, क्योंकि ये जो आवाज़ थी ये फैक्ट्री के अंदर से ही आ रही थी, लेकिन अंदर तो कोई मौजूद नहीं था। खैर, कुछ देर वहाँ पे खड़ा रहने के बाद मैं वापस पलटा, और जैसे ही मैं वापस पलटा तो मेरी नज़र फैक्ट्री का जो वॉशरूम था उसमें पड़ी। मैंने देखा कि उस वॉशरूम के बराबर में एक आदमी है जो खड़ा हुआ है, और ऐसा लग रहा है उसने कोई सफ़ेद चादर है जो ओढ़ी दी है और मुसलसल मुझे इशारा कर रहा है, और ना सिर्फ इशारा कर रहा है बल्कि इशारा करते करते बहुत बुरी तरह रो रहा है। अब इस फैक्ट्री की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मेरी थी, लिहाजा मैं मुड़ा और मैंने उसकी तरफ चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था या उसकी तरफ बढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जो चादर है वो खून में भीगी हुई है और उसके जिस्म से मुसलसल खून निकल रहा है। मैं जब उसके मज़ीद करीब पहुंचा तो वो जो आदमी था वो कहने लगा कि मुझे चोट लगी है, मेरे जिस्म से खून निकल रहा है, मुझे बचा लो। वाकई में उसके जिस्म से खून निकल रहा था, उसके जो पूरे कपड़े थे खून आलूद हो चुके थे, और उसकी ये हालत देख के मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी पैदा हो चुकी थी। मैंने सोचा कि जो भी है परेशानी में है, ज़ख्मी है, मैं जाता हूँ, इसकी हेल्प करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि किसी तरह अस्पताल पहुँच सके ताकि इसकी जान बच जाए। ये बताते हैं कि जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था वैसे वैसे मैं मुकम्मल तौर पे उससे हमदर्दी का इरादा कर चुका था, और मेरी नीयत यही थी कि मैं उसकी हेल्प करूँगा। बहरहाल, जैसे ही मैं उसके मज़ीद करीब पहुँचा तो एकदम से पीछे से किसी ने मुझे आवाज़ दी, और जैसे ही मैंने मुड़ के देखा तो मैंने देखा कि फैक्ट्री मालिक का वही कज़न जो पंडित है, जो अक्सर यहाँ पे आया करता है, वही पीछे खड़ा हुआ है और मुझे कह रहा है कि वापस बाहर आ जाओ, आगे नहीं बढ़ना वरना तुम्हें नुकसान हो जाएगा। अब ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मेरे ख्याल में सामने एक ज़ख्मी मौजूद था और मेरा अखलाकी फ़र्ज़ था कि मैं उसकी मदद करूं। वाल जैसे ही मैं उस ज़ख्मी के करीब मुड़ा और मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा तो मैंने देखा कि देखते ही देखते वो जो ज़ख्मी था, जो अभी यहाँ पे खड़ा हुआ नज़र आ रहा था, जिसके जिस्म से खून निकल रहा था, जिसके कपड़े खून आलूद थे, वो वहाँ पे मौजूद नहीं है। ये कैसे हो सकता था? कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर देखते ही देखते वो गायब हो गया। इसी दौरानिए में पीछे जो इस फैक्ट्री मालिक का कज़न था वो मुझे फिर से बोलने लगा कि वापस आ जाओ वरना तुम्हें नुकसान होगा। अब मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो मुझे वापस क्यों बुला रहा था। खैर, जब मैं वापस मुड़ा और उसके पास पहुंचा तो वो कहने लगा कि भाई, ये हॉन्टेड फैक्ट्री है, यहाँ पे अक्सर एक प्रेत है जो नज़र आता है, तो कभी भी तुम्हें इस तरह की आवाज़ें आएँ तो उनको इग्नोर करना। अगर तुम उनको फॉलो करोगे या उसके पीछे जाओगे तो हो सकता है वो तुम्हें नुकसान पहुँचाएँ। मैं अक्सर इसीलिए यहाँ पे आता हूँ ताकि यहाँ पे आने के बाद पानी चारों तरफ छिड़क सकूँ। ये बताते हैं कि उसके बाद भी तकरीबन 2 से 3 महीने तक मैंने वहाँ पे नाइट ड्यूटी की। मुझे मुसलसल रोने की, कराहने की आवाज़ आती थी और मुझे यकीन होता था कि अंदर वही प्रेत मौजूद है जो मुझे उस दिन नज़र आया था। लेकिन अब मैं ना उस आवाज़ को फॉलो करता था ना उसके पीछे जाता था। मैं कोशिश करता था कि बाहर ही रहूँ, अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूँ और वापस चला जाऊँ। ये स्टोरी हमें इरफान साहब ने भेजी है और ये ज़िक्र करते हैं 2001-2002 का। ये बताते हैं कि इनके जो फादर हैं वो एक बहुत बड़े लैंडलॉर्ड हैं, बहुत बड़े जागीरदार हैं। आजकल ये लोग क्लिफ्टन में रहा करते हैं, लेकिन इससे पहले जब ये लोग
रहा करते थे तो वो इंटीरियर सिंध में सक्खर में रहा करते थे। इनके फादर की आदत थी कि जब भी इनके पास अपॉर्चुनिटी होती या एक्स्ट्रा पैसे होते तो ये मुख्तलिफ जगहों पे प्रॉपर्टी ख़रीदते, ख़रीदने के बाद उसको बनाते, उसको सेल कर देते। ऐसा ही उन्होंने 2001-2002 में किया। इनको सक्कर से तकरीबन 150-200 किलोमीटर के फासले पे एक जगह ज़मीन मिल रही थी जो बहुत कौड़ियों के दाम थी। इन्होंने ऐसे ही किया कि वो ज़मीन ख़रीदी और इनका इरादा यही था कि इसको ख़रीदने के बाद यहाँ पे मकानात की तामीर करूँगा, कोई प्रोजेक्ट बनाऊँगा और कुछ अरसे इसको इस्तेमाल करने के बाद सेल कर देंगे। खैर, जब इन्होंने ज़मीन ख़रीदी तो ज़मीन ख़रीदने के बाद वहाँ पे तामीरात शुरू की। ये बताते जैसे जैसे वहाँ पे तामीरात चल रही थी वैसे वैसे जो हमारी फैमिली थी, ख़ासतौर पे जो हमारे फादर थे, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स में आते चले आ रहे थे और बिला आखिर जब तक तामीरात मुकम्मल हुई तब तक इनके फादर को ठीक ठाक लॉस हो चुका था और हालात इस नहज पे आ चुके थे कि जो भी इनकी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज़ थी या जहाँ पे रहा करते थे उस जगह को इनको सेल करना पड़ा। ये बताते हैं कि जब अपनी जगह को सेल किया तो उसको सेल करने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। सक्खर में जो जगह जो ज़मीन वालिद ने ख़रीदी थी जहाँ पे तामीरात की थी, हम सारे के सारे पूरी की पूरी फैमिली वहाँ पे सेटल हो गई। हमारे पास क्योंकि रिहाइश का कोई इंतज़ाम नहीं बचा था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम से कम हो रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही थी, लिहाजा ये जो हवेली हमारे पास बची थी या ये जो कंस्ट्रक्शन हमने की थी ये किसी नेमत से कम नहीं थी। ये जो तामीरात थी ये बहुत जदीद थी और यहाँ पे औताक का भी इंतज़ाम किया गया था, इवन के गेस्ट हाउस भी मौजूद था। ये बताते हैं कि शुरू से ही जब से हम वहाँ पे सेटल हुए थे या वहाँ पे शिफ्ट हुए थे, हमें यहाँ पे स्ट्रेंज वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत है और जहाँ पे हम रह रहे हैं कोई मशकूक जगह है या वीरान जगह है। अब वैसे भी जब आप घर चेंज करते हैं तो नॉर्मली आपके जहन में यही आता है कि आप जहाँ पे आ गए शायद वो गलत जगह पे आ गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करके आपको आदत हो जाती है और जब ये आदत पुख्ता हो जाती है तो आपको मज़ा आने लगता है। हम भी यही सोच रहे थे कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हमें यहाँ पे रहने की या इस इलाके की या इस जगह की आदत हो जाएगी। शुरू में जब हम लोग वहाँ पे सेटल हुए थे तो हम लोगों ने इसकी डेकोरेशन के लिए बहुत सारे काम करना शुरू किए थे, जैसे कि हम आमतौर पे गमले वगैरह ख़रीद के लाते थे, घर के चारों तरफ लगाते थे। गर्ज के एक ख़ास हिस्सा हमने मुख्तस कर दिया था, वहाँ पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि यहाँ पे सिर्फ फ्लावर्स होंगे, ख़ास तौर पे गुलाब के फूल होंगे। ये बताते हैं कि लेकिन जब भी हम वहाँ पे फूल ला के रखते, गमले ला के रखते, ख़ास तौर पे गुलाब के फूल, तो 1-2 दिन तक तो सब सही रहता, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता चला जाता वैसे वैसे मामलात मुश्किल हो जाते। जो फूल थे वो मुरझाना शुरू हो जाते, जो जितने भी पौधे वगैरह थे ख़राब हो जाते। और ये अभी नहीं, तकरीबन 10 से 15 दफ़ा हमने ऐसा ही किया कि हम 10-15 दफ़ा जाके नए फ्लावर्स लेके आए, गुलाब लेके आए, गमले लेके आए, लेकिन जब हम लेके आते तब सही रहते, 4-5 दिन के अंदर अंदर वो सारे के सारे मुरझा जाते। इन्हीं दिनों मेरे फादर के कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो मुख्तलिफ़ शहरों से, ख़ास तौर पे कराची से हमारे इस घर में आएंगे और यहाँ पे आके गेस्ट हाउस में 8 से 10 दिन गुजारेंगे। एक एक करके जो भी मेरे फादर के दोस्त थे वो सारे आना शुरू हो गए और जब फाइनली 8-10 दोस्त जमा हो गए तो इन लोगों ने बहुत सारी प्लानिंग की, जैसे कि शिकार करेंगे, घूमने जाएंगे और किसी भी पिकनिक स्पॉट पे पिकनिक भी मनाएंगे। जब ये सारे के सारे दोस्त आ गए और पहली रात थी तो ये लोग सारे के सारे बातों में लगे हुए थे और रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था। ये सारे के सारे दोस्त गेस्ट हाउस में रुके हुए थे। तो इन्हीं दोस्तों में से मेरे फादर का एक दोस्त था, वो उस वक्त उठा, उसको वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हुई। अब ये जो हमारा घर था या इसका जो स्ट्रक्चर था, यहाँ पे जो गेस्ट हाउस था उसमें बिल्कुल साथ ही वॉशरूम मौजूद नहीं था। गेस्ट हाउस से जब आप बाहर निकलते हैं तो थोड़ा सा सहन है, वो क्रॉस करने के बाद वॉशरूम मौजूद था। खैर, हमारे फादर के दोस्त उठे और उठ के वॉशरूम की तरफ जाने लगे। रात के तकरीबन 12-12:30 बजे का टाइम था और ये जो एरिया था आम तौर पे यहाँ पे मगरिब के बाद अंधेरा हो जाया करता था। जैसे ही वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे, सहन के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि सहन के अंदर 4 से 5 लोग हैं जो खड़े में और इन सब के सब लोगों ने ब्लैक कलर की चादरें ओढ़ी हुई हैं या पहनी हुई हैं। अब पहले तो ये समझे कि हो सकते हैं फैमिली मेम्बर दो, इसलिए उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की। वो मुसलसल वॉशरूम की तरफ चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे वो वॉशरूम की तरफ जा रहे थे इनको महसूस हो रहा था कि ये जो 4-5 लोग खड़े हुए हैं जिन्होंने ब्लैक कलर की चादरें पहनी हुई हैं, आहिस्ता आहिस्ता करके इन्होंने हवा में फ्लोट करना शुरू किया है। और जैसे ही इनको ये महसूस हुआ कि ये लोग हवा में फ्लोट कर रहे हैं तो उन्होंने इन सबको गौर से देखना शुरू किया
और गौर से देखने पे पता चला कि इन 5 लोगों में 4 मर्द हैं और एक औरत है, और आहिस्ता आहिस्ता हवा में फ्लोट करते करते ये इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये देख के इनके खौफ में इजाफा हो चुका था। ये बजाय इसके मज़ीद वॉशरूम की तरफ जाते, ये वापस गेस्ट हाउस की तरफ पलटे और जैसे तैसे गेस्ट हाउस के अंदर एंटर हुए। जैसे ही ये गेस्ट हाउस के अंदर एंटर हुए, इनकी सांस फूली हुई थी, इनके पसीने छूट रहे थे, बहुत ज़्यादा खौफ का शिकार थे। और सब ने जब इनकी ये हालत देखी, ख़ासतौर पे मेरे फादर ने इनसे पूछा कि भाई क्या हो गया, ऐसा क्या मामला हो गया कि तुम इतने पसीने में भीगे हुए हो या इतने परेशान हुए हुए हो। इन्होंने सबकी बात सुनने के बाद सारा का सारा वाक़या बताया। मेरे फादर के अलावा जो इनके बाकी दोस्त थे, सब उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि तुम्हारा वहम होगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि लोग हवा में उड़ें या फ्लोट करें। खैर, इनको थोड़ा बहुत हौसला दिया गया। मेरे फादर जो थे वो मुसलसल खामोश थे, क्योंकि शायद उनको अंदाज़ा था या उनका तजुर्बा था कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं या जहाँ पे हम मौजूद हैं, वहाँ पे इस तरह की एंटिटीज़ या मखलूक़ात मौजूद हैं। कुछ देर बाद ये जो साहब थे जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था, इनके साथ मेरे फादर का एक और दोस्त गया और दोनों साथ गए, वॉशरूम से होके आए। और जब ये लोग वॉशरूम से होके आए तो वहाँ पे कोई इस तरह का वाक़या पेश नहीं आया। यानी कि इनकी तरफ से ये यकीन दहानी हो चुकी थी कि जो कुछ उन्होंने देखा था या जो कुछ उनको लग रहा था या नज़र आ रहा था, वो सब एक वहम था। इसी तरह जैसे तैसे एक रात गुजर गई। अगले दिन मेरे फादर, उनके दोस्त वगैरह घूमने फिरने के लिए गए, शिकार पे गए। गर्ज के पूरा का पूरा जो दिन था वो इन लोगों ने बाहर गुजारा। पूरा दिन बाहर गुजारने के बाद जब ये लोग रात को 8 साढ़े 8 बजे वापस आए तो सबसे पहले फ़्रेश हुए, और फ्रेश होने के बाद खाना खाया, और खाना खाने के बाद सब इस कदर थक चुके थे कि सोने के लिए लेट गए। मेरे फादर बताते हैं कि वो भी गेस्ट हाउस में ही मौजूद थे और एक बुक पढ़ रहे थे। इनके सारे जितने भी दोस्त थे सब सो चुके थे। इसी दौरानिए में मेरे फादर को महसूस होना शुरू हुआ कि जैसे उनके करीब जवार में बहुत सारे लोग हैं जो मूव कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, या एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहे हैं। उनको मुसलसल चलने की, बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। हालांकि उनके जितने भी दोस्त थे वो सारे के सारे इनके सामने सो रहे थे। कुछ देर तक मेरे फादर इग्नोर करते रहे, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने गौर करना शुरू किया तो उन्होंने देखा कि गेस्ट हाउस की दीवारों पे काले काले बहुत सारे शेड्स मौजूद हैं, और ये जो शेड्स हैं मुख्तलिफ जगहों पे मूव कर रहे हैं। खैर, जब मेरे फादर ने ये सब देखा तो उनको जो भी आयत वगैरह आती थी वो आयत उन्होंने पढ़ी। उसके बाद ये वापस अपने घर में आ गए या अपनी जगह पे आ गए और आके सो गए। इसी तरह 1-2 रातें मज़ीद गुजर गईं, और जब मेरे फादर के फ्रेंड्स जाने वाले थे उससे पिछली रात, यानी एक रात पहले, ये सारे के सारे लोग, दोस्त और ताक में बैठे हुए थे, मुसलसल मजाक कर रहे थे, ज़ोर ज़ोर से हंस रहे थे। तो इन दोस्तों में से एक दोस्त ने देखा कि ये जो हमारा घर है उसकी जो छत है वहाँ पे उसको कोई औरत नज़र आ रही है। आमतौर पे लोग इस तरह की चीज़ों को या इस तरह के नज़ारों को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गांव में गैरत के बहुत सारे मामलात हुआ करते हैं। लिहाजा उन्होंने भी इग्नोर करने की कोशिश की। वो यही समझ रहे थे या यही सोच रहे थे, हो सकता है फैमिली की कोई खातून हो। खैर, कुछ देर बाद इनका वहीं से गुजर के वॉशरूम की तरफ जाना हुआ, और जब वो वॉशरूम की तरफ बढ़ रहे थे तो मुसलसल वो छत की तरफ देख रहे थे। और जैसे ही वो मज़ीद आगे बढ़े तो इन्होंने देखा कि एक औरत है जिसने ब्लैक कलर की चादर ओढ़ी हुई है, वो छत पे खड़ी हुई है, और बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उसका जो चेहरा है बहुत झलसा हुआ सा है या जला हुआ चेहरा है, और वो इनको देख के मुस्कुरा रही है। ये बताते हैं कि अभी मैं उसको देख ही रहा था कि वो मुझे देख के मुस्कुरा रही है। देखते ही देखते ऐसा लगा कि वो एकदम से हवा में ऊपर होना शुरू हुई है, और ना सिर्फ ऊपर होना शुरू हुई है, अब बाकायदा ऐसा लग रहा है कि वो मुकम्मल तौर पे हवा में फ़्लोट कर रही है, और फ्लोट करती हुई सीधा इनकी तरफ आ रही है। जैसे ही उन्हें ऐसा लगा कि ये जो औरत है ये हवा में फ़्लोट करती हुई इनकी तरफ आ रही है, तो ये वापस पलटे। इन्होंने फ़ौरन से दौड़ लगा दी, और दौड़ उस तरफ लगाई जहाँ पे मेरे फादर और उनके बाकी दोस्त मौजूद थे। इनको अपनी तरफ भागता देख मेरे फादर भी खड़े हो गए, और उन्होंने भी देखा कि कोई चीज़ है जो हवा में उड़ रही है या फ्लोट कर रही है। और कुछ सेकंड्स तक मुसलसल नज़र आने के बाद देखते ही देखते वो जो भी औरत थी या जो भी चीज़ थी या जो भी एंटिटी थी हवा में गायब हो गई। अब ये जो इंसिडेंट था ये मेरे फादर को डराने के लिए या यकीन दहानी के लिए काफ़ी था। लिहाजा ये रात तो खैरियत से गुजर गई। अगले दिन जब इनके सारे के सारे दोस्त वापस चले गए तो मेरे फादर ने मुख्तलिफ लोगों से रब्ता करना शुरू किया, क्योंकि मेरे फादर को यकीन हो चला था कि जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं या जहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे सिर्फ हम लोग नहीं हैं, हमारे अलावा दीगर मखलूक़ात भी हैं जो अपनी प्रेजेंस शो कर रही हैं।
खैर काफ़ी कोशिशों के बाद एक साहब का पता चला जो 3 गांव छोड़ के रहा करते थे। उनको जैसे तैसे करके रिक्वेस्ट करके यहाँ पे लाया गया और जैसे ही वो इस हवेली में या इस घर में एंटर हुए तो उन्होंने एंटर होते ही कहा कि ये जो जगह है यहाँ पे मैं कदम नहीं रख सकता। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो उनसे कहने लगे कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम जहाँ पे रह रहे हो या जहाँ पे तुमने ज़मीन ख़रीदी है या जहाँ पे तुमने हवेली या घर बनाया है ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है बल्कि एक कब्रिस्तान है। गए वक्तों में यानी 200-300 साल पहले यहाँ पे कब्रिस्तान हुआ करता था और वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे आबादी बढ़ती चली गई और तुमने एग्जैक्टली जो जगह ख़रीदी है या जहाँ पे तामीरात की हैं वो एक कब्रिस्तान है और यहाँ पे बहुत सारी कब्रें हैं जो ऑलरेडी मौजूद हैं। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे वो परेशान हो गए। मेरे फादर ने बहरहाल इनकी बात पे एकदम से यकीन नहीं किया। इनके अलावा भी 1-2 लोगों से उन्होंने रब्ता किया और उन लोगों ने भी इस्तिखारा वगैरह किया। इस्तिखारा करने के बाद यही इन्फॉर्मेशन दी कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वो कोई नॉर्मल जगह नहीं है, बेसिकली एक कब्रिस्तान था। यहाँ पे आपने तामीरात की हैं। अगर आप यहाँ पे रहते रहेंगे तो यहाँ पे जो मखलूक़ात मौजूद हैं या जो एंटिटीज़ हैं वो मुसलसल आपको तंग करती रहेंगी, परेशान करती रहेंगी। हो सकता है आप में से किसी की जान भी ले लें। ये सुनने के बाद जो मेरे फादर थे उन्होंने पूरी कोशिश करके 1 हफ़्ते के अंदर अंदर एक किराए पे घर लिया। वहाँ पे हम सब लोगों को सेटल कराया और जैसे ही वहाँ पे वो सेटल हुए तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे हालात दोबारा से बेहतर होना शुरू हो गए। और वो जो जगह थी उस पूरी जगह को मेरे फादर ने डिमोलिश करवाने के बाद खाली छोड़ दिया। वो जगह आज भी मौजूद है, वैसे ही खाली है। चारों तरफ वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन जब से हम लोगों ने उस जगह को खाली किया हमारे हालात बेहतर से बेहतर होते चले गए, बल्कि पहले से भी ज़्यादा बेहतर हो गए।